हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। भाई आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यूज को जो यूपी एपीओ 2002 के पेपर में आ चुके हैं, जो जो क्वेश्चंस उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग कुछ दिन पहले अपलोड किए थे, तो कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसका सेकंड पार्ट लाइए और बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस, एविडेंस एक्ट के और सीआरपीसी के जो भी 2002 के पेपर में लॉ के पोर्शन में आया वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ना हम सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सो दैट चीजों को आप याद कर पाए। लेकिन उससे पहले बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमने जो यूपी एपीओ का बैच स्टार्ट किया था उसमें कुछ ज्यादा बच्चे हो गए थे, तो एक बैच में हमारा हो नहीं पा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर बैच। और कई बच्चों ने कहा कि सर वहां बीच से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, फ्रेश बैच आप स्टार्ट कर दो। तो उन्हीं के डिमांड पे एक नया बैच एविडेंस एक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं 30 जून 2022 को, जो शाम में 8 से 9 बजे तक चलेगी। 1 घंटे की क्लास होती है और यूपी एपीओ का आप फुल कोर्स लेने के बाद आपको मॉर्निंग का भी मिलेगा, जिसमें जीके जीएस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल, लास्ट क्वेश्चन पेपर, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, मॉक टेस्ट मिलेंगे, जजमेंट राइटिंग करवाया जाएगा, रीडिंग केस लॉज आपको मिलते हैं, जीके जीएस का डिस्कशन होता है, स्टेट वाइज प्रिपरेशन होते हैं, मेन आंसर राइटिंग कोर्स प्रैक्टिस करवाया जाता है आपको। तो ये सब सारे फैसिलिटीज हैं जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जो ये आप नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसका लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक क्लिक करके आप इसमें डेमो के लिए आप बुक कर सकते हैं क्लास को। एंड आई बटन जो आपको शो हो रहा है वहां पे क्लिक करके इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, उस पार्ट 1 में हमने लॉ पोर्शन से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यानी कि लॉ वाला पोर्शन जो 51 से स्टार्ट हो रहा था, तो ऐसे ही हमने 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम 71 एमसीक्यू 71 से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और एक एक क्वेश्चन इलेबोरेट में करूंगा, जो ताकि आपको याद हो सके। सिर्फ आंसर बताना ही हमारा पर्पज नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको लगता है गलत है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आए ये भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन सर्टेन केसेस कोलैबोरेशन ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी। दूसरा रीजन दे रहा है इन ऑल केसेस एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी कोरोबरेटेड। ऑप्शन है आपके पास कि भाई दोनों सही हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है का। दूसरा ऑप्शन है दोनों सही हैं लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है का। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन ए आर सही है। तो यहां पे आंसर आपका बी होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कुछ केसेस में जो कन्फेशन जो होता है, कन्फेशन यहाँ जब हम बोल देते हैं सिर्फ, तो इसका मतलब कन्फेशन बिफोर कोर्ट, कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट है ना। तो कहते हैं कि कुछ केसेस में कोरोबरेशन का जरूरी होता है, कोरोबरेट करना जरूरी होता है। लेकिन दूसरे में कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है वो हमेशा और हमेशा उसको कोरोबरेट करना पड़ेगा आपको, है ना। ये बात वो बोल रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है इन केस ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। अभी आपको पता होगा कि एविडेंस एक्ट से ही क्वेश्चन है, वो बेसिकली 113 ए से क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप कि आपको 113 ए, 113 बी ये सब पता होगा। अब 113 ए में 113 ए से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन 113 ए में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखना है और हमें आपको बताना है। भाई 113 ए से में ये कहता है कि अगर कोई मैरिड वुमेन है सुसाइड कर लेती है, सुसाइड कब करती है, शादी के 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कर लेती है, और तो ये कोर्ट उसको अबेट मतलब मानता है कि जो सुसाइड के लिए अबेट जिसने किया था, इसको जो भड़काया था, इसको जो प्रेशराइज किया था, वो इसका पति ही है, ठीक है। अगर पाया गया कि भाई वाइफ पे पति जो है क्रुएल्टी करता था, और दूसरा कंडीशन ये है कि ये पाया गया कि शादी के 7 साल के अंदर अंदर बीवी मर गई। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होते हैं तो कोर्ट में प्रिज्यूम कि पति ने ही छेड़खानी की होगी, पति ने इसको अबेट किया, ऐसा प्रिजम्पशन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट के पास पावर, कोर्ट ऐसा सोच सकती है, प्रिजम्पशन ले सकती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 113 ए में जो प्रिजम्पशन है वो मे प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम नहीं, मे प्रिज्यूम है। तो एक तो पॉइंट आप ये याद रखिएगा,
पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा कि 7 साल के अंदर मरनी चाहिए वो वाइफ, तभी ये प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है कोर्ट। दूसरा पॉइंट ये आप याद रखिएगा कि जो वाइफ मरी है ऐसा पहले पाया गया हो कि पति उसको मारा पीटा था, क्रुएल्टी किया था उस पर, 2 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, पहला तो मैंने बता ही दिया आपको, ऑब्वियसली बात है ये सही है, दूसरा भी हमने बता दिया, दूसरा भी सही है, लेकिन ये 3 और 4 सही नहीं है, तो आप ऑप्शन में ये बोलिएगा ये फुलफिल हो रहा है 1 और 2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, 113 ए से मतलब मिलता जुलता, नॉट रिलेटेड, मतलब मिलता जुलता 113 बी भी है आपके पास एविडेंस एक्ट में, तो 113 बी के बारे में भी आप जानिए। वो डोरी डेथ की बात करता है। वो कहता है कि अगर कोई बीवी मर गई लेकिन उससे पहले जो है ये देखा गया कि हस्बैंड ने उसे डोरी डिमांड किया था, सून बिफोर द डेथ हस्बैंड ने उसे डोरी वोरी मांगा था, और उस हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स भी इन्होंने कवर किया है, और उससे कुछ क्रुएल्टी भी किया था ऐसा पाया गया, तो ये कोर्ट हमेशा ही प्रिज्यूम करके चलेगी कि हस्बैंड ने ही उसको मारा, डोरी डेथ तो उसने उसने ही किया है, तो ये शैल प्रिज्यूम है 113 बी, शैल प्रिज्यूम। कोई आपसे पूछ ले कि भाई 113 ए और 113 बी में क्या फर्क है, तो आप बताइए 113 ए में प्रिज्यूम है, 113 बी शैल प्रिज्यूम है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 113 बी में। ए डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है भाई, सही बात है। इट्स एडमिसिबिलिटी इज फाउंडेड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, कह रहे भाई डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो एडमिसिबल है, सही बात है, और कह रहे हैं इसकी प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर ये बेस्ड है, यानी कि एक इंसान जो मरते मरते कुछ कह गया है, अब अदर कोई एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिल रहे हैं और कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, तो ठीक है भाई उसने क्या कहा था ये मान के हम चलते हैं तो वो सही बोल रहा होगा, चूंकि वो मर रहा था तो इसलिए झूठ नहीं बोलेगा, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलेगा, और कोई भी एविडेंस है भी नहीं तो भैया हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसकी बात माननी पड़ेगी, तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर भी बेस्ड है, तो आप कह सकते हैं दोनों सही हैं, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर्स एडमिटेड, तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट है। मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यहाँ पे ए मैं बता देता हूँ। कुछ और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, कोई आपसे पूछे एडमिशंस क्या सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है, तो आप कहेंगे हाँ। कोई आपसे पूछे एडमिशंस क्या कंक्लूसिव प्रूफ है मैटर्स का, जो एडमिट किया गया है, मतलब तो आप कहेंगे नहीं कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये रिबटेबल चीजें होती है ना, अगर मान लिया किसी ने कोई चीज एडमिट किया है, अगर उसको खंडन करते हुए अपोजिट पार्टी कुछ और स्ट्रॉन्ग एविडेंस ले आता है, तो भले ही फर्स्ट पार्टी ने कुछ एडमिट किया है उसके एडमिशंस को नहीं माना जाएगा, दैट वाई इट इज सेड दैट एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। ऐसा नहीं कि उसने एडमिशंस कर लिया, हाँ फॉर द टाइम बीइंग मान के चला जाएगा कि भाई जो कह रहा है सही है ना, और एक प्रोमिसरी स्टॉपेल होता है ना, वो इस पे प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आप ऐसे याद करने के लिए याद कर लो, मैं बोल रहा हूं, तो यानी कि आपने ठीक है कोई स्टेटमेंट दे दिया तो मान लिया जाएगा कि आपका यही स्टेटमेंट सही है और यही बात हुई होगी, ये फैक्ट है, लेकिन अगर अपोजिट पार्टी उसके विरुद्ध कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस रख देता है तो वो खंडन भी हो जाएगा, उसका रिबटअप हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ तो तब होता है ना कि एक बार एडमिट कर लिया तो पक्का मान लिया, पत्थर का लकीर मान लिया गया, ये वाला पार्ट सही है इसमें। Which one of the following is a correct statement relating to cross examination? Which one of the following is a correct statement relating to cross examination? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका हो गया witnesses to character may be cross examined, लीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर एलिमिनेशन के रूल से अगर हम चलें तो आप ये कह सकते हैं कि भाई लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो ऐसे तो है नहीं, ये गलत है, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी ए पर्सन सम्मन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन, बिल्कुल नहीं, अगर जिस पर्सन को सम्मन किया है सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए तो आएगा डॉक्यूमेंट दे देगा, और वो आए बिना डॉक्यूमेंट भिजवा तो चलेगा, लेकिन मान लो डॉक्यूमेंट लेके आ गया, अब पता चला उसको क्रॉस एग्जामिन करने लग जाओ, नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा आपको कि एज ए विटनेस के तौर पे हम आपको सम्मान कर रहे हैं, तब वो आएगा एज ए विटनेस बॉक्स में खड़ा होगा, तब आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आया था, तो आप सडनली कैसे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो उसको, तो सी वाला भी गलत हो गया। डी वाला है विटनेस में नॉट बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग, ये भी बात गलत है, प्रीवियस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। तो ये बचता है विटनेस टू कैरेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन, ठीक है, कैरेक्टर से संबंधित भी उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, मींस करेक्ट है ये। इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर, बहुत ही आसान में, अरेस्ट एंड एक्यूज्ड विदाउट वारंट, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसको मैं टाइम नहीं दूंगा।
Who amongst the following is not entitled for maintenance under section 125 of the code of criminal procedure 1973? तो मैं आपको बता दूं 125 में फादर हैं, मदर हैं, है ना, पत्नी है और बच्चे हैं, इलिजिटिमेट या लेजिटिमेट, माइनर अगर चाइल्ड है तो वो है, ठीक है। जिसमें से यूट्रिन ब्रदर का नाम मैंने नहीं लिया तो आप ये कह सकते हैं कि यूट्रिन ब्रदर है, ये आंसर हो गया। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआरपीसी इज, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन कह रहा है, ये आंसर इसका हो जाएगा, इस पे भी टाइम नहीं दूंगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो मेरा पहला क्लास आप देखेंगे सीआरपीसी पे, फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इलेबोरेट हमने किया था कि वहां पे सीआरपीसी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, सारी बातें डिस्कस वहां पे हमने की। सी वाला करेक्ट आंसर है। हु कैन कम्यूट द सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर द सीआरपीसी? बहुत ही आसान है भाई, जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तो पहले लाइन स्टार्ट होता है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये कम्यूटेशन है ना, और ट्रांसफर ऑफ केसेस, ये सब के रिगार्डिंग आप पक्का कर लो एकदम, ये यूपी एपीओ में आते रहते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है ये आपका है सेक्शन में, बताना चाहूंगा आपको, ये क्वेश्चन है आपका 433 से, और चैप्टर का नाम है आपका एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, है ना भाई, दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। तो चैप्टर 32 से भी आपके यूपीएपीओ में देखा गया है कि बहुत सारे सवाल आए हैं आपके। तो 433 जो मैंने आपको बता दिया, और उसी के अगला चैप्टर भी है प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड, से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो ये सब आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Power of Supreme Court to transfer cases and appeals from one high court to another high court can be exercised on an application. On an application कह रहा है किसके एप्लीकेशन पे ट्रांसफर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस को? तो आप पक्का बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन टू 81 है, सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years में बी पास बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो हमने आपको बताया था कि भाई यूपीएपीओ में हमेशा ये पूछता रहता है कि कौन, एक तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसकी क्या पावर्स है। तो आप जब पढ़ोगे, आप चैप्टर पढ़ोगे पावर ऑफ कोर्ट्स, है ना, अगला चैप्टर है पावर ऑफ कोर्ट्स पढ़ोगे, तो वहां पे दे रखा है कि कौन सा मजिस्ट्रेट, कौन सा कोर्ट जो है क्या कितना सेंटेंस पास कर सकते हो, जो 26 से लेके 35 है। तो सेक्शन 26 से लेके 35 जब पढ़ लोगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। देखिए, कोर्ट ऑफ जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब आ जाए, यानी कि सीजीएम, कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि सीएमएम, इनकी जो पावर होती है ये आप कह के चलेंगे कि भाई 7 years इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो। जहां तक फाइन की बात है, फाइन पे कोई लिमिटेशन नहीं, कितना भी फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। और जहां तक कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात है या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की बात है, फर्स्ट क्लास की जहां तक बात है, उनका जो पावर है वो 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और 10,000 रुपए तक फाइन लगा सकते हैं। यही चीज अगर सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट होता तो वो 1 साल तक आपको सजा दे सकता है और 5,000 रुपए तक फाइन लगा सकते हैं। डन, याद हो गया। जहां तक असिस्टेंट सेशन जज की बात है, इनके पास पावर है 10 साल तक वो दे सकते हैं या फाइन लगा सकते हैं, फाइन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कितना भी फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। सो बाय दिस वे यू मे रिमेंबर। अगला क्वेश्चन, प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु, बताइए, बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन। तो बीइंग ए प्राइवेट पर्सन आप किसको अरेस्ट कर सकते हैं? जो आपके सामने कोई कॉग्निजेबल अपराध को करता है, संगीन अपराध को करता है, ठीक है, जो आपके सामने गैर जमानती अपराध करता है, तो वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ कॉग्निजेबल है लेकिन बेलेबल है ना, या नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। Under which section of the CRPC proclamation for person absconding may be issued? सेक्शन, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी एपीयू में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिना सेक्शन याद किए हुए आप मत जाइएगा यूपी एपीयू के एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। सिर्फ आपको सेक्शन याद रहेगा, चैप्टर याद रहेगा ना, तो आप 10 क्वेश्चन मार के चले आओगे। आप ये बात याद रख लीजिए। तो 82 है यहाँ पे, आप सेक्शन याद करते रहिएगा। मैं सेक्शन के ऊपर, इसमें कुछ बताने को होता नहीं तो मैं क्या बताऊं इसमें। अब ये पूछ रहा है विच सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड फॉर ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन वाला, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट, ट्रायल ऑफ समन केस बाय द मजिस्ट्रेट, है ना, समरी ट्रायल, ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो आप नहीं छोड़ सकते, जो आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन में क्या है। तो मैं बताऊं आपको, ये चैप्टर 18 की बात कर रहा है।
चैप्टर 18 बेसिकली 225 से लेकर 237 तक है, जिसमें ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं। इसी से नेक्स्ट आपका चैप्टर 19 हो जाएगा, वो ट्रायल ऑफ वारंट केस की बात करता है मजिस्ट्रेट के सामने। इसी के अगला चैप्टर जो है चैप्टर 20 है, चैप्टर 20 बात करता है ट्रायल ऑफ समन केस बिफोर द मजिस्ट्रेट, वो बात करता है। इसी का नेक्स्ट चैप्टर है 21, वो समरी ट्रायल की बात करता है। इसी का नेक्स्ट चैप्टर है 21A, वो बात करता है प्ली बार्गेनिंग की। तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, बिना याद किए हुए काम नहीं चलने वाला है। इसी से पहला चैप्टर हम बात करें तो चार्ज की बात करता है, बोलो हाँ कि ना, बोलो भाई। चैप्टर 7 हो गया, समझ लो कि नहीं। अब चैप्टर 7 211 से लेके है, 211 से लेके 224 है ना। अब उसके बाद 225 से लेके 237 ट्रायल बिफोर ए वारंट केस, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक। उसके बाद चैप्टर 19 है, 238 से लेके स्टार्ट हुआ 250 तक है वो, ठीक है। फिर 251 से लेके 200 कुछ ऐसे तक है। तो ऐसे याद कर लो, आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद करने नहीं जा सकते आप। बहरहाल आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखा आपने, इतने में आपको 3 क्वेश्चन मिल गए डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज के बारे में बात करता है, तो आपका 198 हो गया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरे ये जो लेक्चर सीरीज है वो अच्छे लगते हैं, एमसीक्यूज के टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हमें ये खुशी हो रही है बताते हुए कि अभी हम लोग 11,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाले हैं। ये सभी लोग, ये जो सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, ये सिर्फ आपकी, मेरी तो मेहनत है ही है, लेकिन आप लोगों का भी साथ है, और साथ बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करिए जिस एग्जामिनेशन की भी आप तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन अक्यूज्ड डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू एंगेज प्लीडर द सेशन कोर्ट में असाइन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है सब, ऐसे आएंगे मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चन हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन, अब तो आई थिंक 4-5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट empowered टू टेंडर पार्डन टू accomplice अंडर सेक्शन 306 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, इनको पावर नहीं है पार्डन करने का। तो पार्डन कौन कर सकता है, रेमिशन है ना, ट्रांसफर, कम्यूट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशन में। Which section of CRPC provides that no statement made by any person to a police officer in the course of an investigation shall be signed by the person। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 162 है, तो इसमें कुछ है नहीं बताने को। हमारा लेक्चर आप देखिए, उसमें सारी चीजें डिस्कस की गई डिटेल में। अब यहाँ पे कह रहा है एफआईआर रिपोर्ट मींस, वो कह रहा है इनकरेक्ट आंसर बताइए। तो कह रहा है एफआईआर रिपोर्ट मींस रिपोर्ट अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस, पहला सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरा इन्फॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर, सही है, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, दूसरा भी सही है। तीसरा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल बात सही है। इट मस्ट ऑलवेज बी गिवन इन राइटिंग, ये हमेशा लिखित में देना होगा, देना चाहिए, तो ये थोड़ा गलत है। ऐसा नहीं है कोई जाहिल आदमी है, अनपढ़ आदमी, अनएजुकेटेड पर्सन है, तो बोल के जाके थाने में लिखवा सकता है एफआईआर, ऐसा कुछ नहीं कि लिखित में ही ले जाना है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Point out incorrect answer under section 125(4) of CRPC wife will not be entitled to maintenance allowance। ये भी बार बार क्वेश्चन कई बार पूछा है इन्होंने कि वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है 125 में, लेकिन कब उसको नहीं मिलेगा, कब वो इंटाइटल नहीं होगी, जब उसने एडल्ट्री किया है, किसी और मर्द के साथ उसने संबंध बना लिया, जाहिर सी बात है कि उसको नहीं मिलेगा अलाउंस। बाद में पति जो उसको डिवोर्स दे दे और पति अलाउंस भी देता रहे, यानी कि गलती बीवी की और अलाउंसेस भी वो देता रहेगा, तो यहाँ पे पत्नी इंटाइटल नहीं होती, हकदार नहीं होती, अगर खुद की उसकी गलती है। भाई पति ने क्यों डिवोर्स दिया, क्यों अलग हो गया पति, क्योंकि वो एडल्ट्री की है, इसीलिए तो अलग हो गया। तो अब उसकी गलती भी है और पति उसको अलाउंसेस दे, तो ये समझ में आता है आपको, ये जायज बात नहीं है ना, ये जस्टिफाइड नहीं होगा हस्बैंड के साथ। दूसरा वाला आंसर, शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीजन। भाई वो बिना किसी जायज वजह के अगर अलग हो जाए अपने हस्बैंड से, ऐसे ही मनमौजी, और कहा नहीं मैं अलग हो रही हूँ और मुझे जो है अलाउंसेस भी चाहिए, तो ये भी थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा। तो बी वाला भी सही बात है। शी इज लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों मियाँ बीवी म्यूचुअली सेपरेट हो जाएं तो भी हस्बैंड जो है अलाउंसेस नहीं देगा, सी वाला भी करेक्ट है। तो ये बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सेक्शन जब आप 125 पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, सब सेक्शन 4 पढ़ लीजिएगा आप। हाँ, उनमें से रीजन, अगर एडल्ट्री विदाउट सफिशिएंट रीजन, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया साथ में रहने के लिए, है ना, सेपरेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये 3 रीजन है, तो यहाँ पे पत्नी जो है हकदार नहीं होती है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन चौथा वहां पे मेंशन नहीं है, तो चौथा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट बात है। शी एम्ब्रेसेस सम अदर रिलीजन, कोई अदर धर्म उसने मान लिया, अदर धर्म में वो चली गई, तो वहां पे भी वो मेंटेनेंस का हकदार होता है उसको, ठीक है।
तो आई थिंक वीडियो लंबा हो गया है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब तक दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए जितना हो सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और इसका थर्ड जो पार्ट है वो जल्दी हम लेके आएंगे। आप कमेंट में मुझे बताइए कि थर्ड पार्ट के लिए आप को चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि हम लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकें। अदरवाइज और कोई भी टॉपिक आप हमें बता सकते हैं जो हम अगले लेक्चर में वो लेके आएंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच।